अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। शिमाली कोरिया के सदर का 7 साल में पहला गैर मुल्की दौरा, वाशिंगटन का रद्द-ए-अमल आज के शो में। और क्या तुर्की मशरिक़ वस्ता में एक वसी जंग की तैयारी कर रहा है? इन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। इसके अलावा भी आज के शो में और बहुत कुछ शामिल है। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। सदर ट्रंप की चीन के साथ तिजारती खसारा कम करने की कोशिश से उनकी वोटर बेस का एक हिस्सा क्यों परेशान है? अफगान फौज में जनरल का ओहदा हासिल करने वाली पहली खातून से मुलाकात, और टायर जो मिटा सकते हैं फिजाई आलूदगी। शिमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने चीन का 3 रोज़ा दौरा किया है। ये 2011 में ओहदा संभालने के बाद उनका पहला गैर मुल्की दौरा था। इसकी तस्दीक चीन के सरकारी मीडिया ने की, जिसके मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में शिमाली कोरिया के सदर ने खित्ते को जौहरी हथियारों से पाक करने में मदद की यकीन दहानी कराई। ताहम उन्होंने इसके लिए जनूबी कोरिया और अमरीका की जानिब से भी कशीदगी कम करने के इक़दामात को ज़रूरी करार दिया। चीन शिमाली कोरिया का सबसे अहम हलीफ है, ताहम शिमाली कोरिया के मुतअद्दिद मिसाइल और जौहरी हथियारों के तजुर्बात और चीन की उसके खिलाफ बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की हिमायत से दोनों मुल्क के ताल्लुकात में तनाव देखा जा रहा था। दोनों सुदूर की इस मुलाकात पर जनूबी कोरिया और जापान ने मुहतात मगर मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इस अहम पेशरफ्त को वाशिंगटन में कैसे देखा जा रहा है, इस बारे में तफसीलात लेकर आई हैं नीलोफर मुगल। नीलोफर, ट्रंप इंतजामिया की कोशिश रही है कि चीन शिमाली कोरिया पर दबाव डाले ताकि वो अपना रवैया बदले, तो अब इस मुलाकात पर वाशिंगटन का क्या रद्द-ए-अमल है? जी सारा, कल जब दोनों लीडरों के दरमियान ये मुलाकात हुई तो चीन के सदर शी जिनपिंग ने वाइट हाउस फ़ोन किया और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस मुलाकात के बारे में ब्रीफ किया, जिसके बाद वाइट हाउस की तरफ से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि दोनों लीडरों के दरमियान ये मुलाकात जो है ये वाशिंगटन की जानिब से दबाव का नतीजा है। लेकिन तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि शिमाली कोरिया के अंदर काफ़ी कुछ अरसे से जो माशी सूरत हाल है वो ख़राब होती जा रही है, जिसकी वजह से किम जोंग उन ने उनकी ये कोशिश है कि उनके मुल्क पर से इक्तिसादी पाबंदियां हटा दी जाए, जिसके लिए वो चीन की जानिब देख रहे हैं और उसकी हिमायत हासिल करना चाहते हैं। तज्ज़ियाकारों को ये ख़दशा है कि शिमाली कोरिया जो तवील अरसे से अपने जौहरी प्रोग्राम को बढ़ाने की कोशिशों में मसरूफ़ है, आया वो इतनी आसानी से अपना ये जौहरी प्रोग्राम तर्क कर देगा? उनका ये कहना है कि हो सकता है कि शिमाली कोरिया अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क ही ना करे, जिसके लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी को इसकी तस्दीक करना मुश्किल होगी। जी सारा। ऑलराइट, नीलोफर मुगल हमारे साथ ही कैपिटल हिल से। थैंक यू नीलोफर। और तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने इस हफ्ते दावा किया कि तुर्क फ़ौज ने शाम की सरहद पर वाक़ शहर अफरीन का कंट्रोल कुर्द मिलिशिया YPG से मुकम्मल तौर पर छीन लिया है। इस इलाके में तुर्की ने जनवरी में फ़ौजी ऑपरेशन का आगाज़ किया था। अफरीन के बाद तुर्की का अगला टारगेट है कुर्द मिलिशिया के ज़ेर इंतज़ाम इलाका तलरफात। सदर अर्दवान का कहना है कि वो कुर्द जंगजुओं को उन तमाम इलाकों से बाहर निकाल देंगे जिनका कब्ज़ा उन्होंने दाइश से छुड़ाकर अपने हाथ में लिया। अफरीन की सूरत हाल पर एक नज़र डालते हैं और फिर खित्ते में तुर्की के अस्करी अज़ाम के बारे में मज़ीद बात करेंगे। हाल ही में तुर्की ने दावा किया कि उसकी फौज ने कुर्द रहनुमाओं को बाहर निकालकर आफरीन पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है। तुर्क हिलाल अहमर ने जंग से मुतासर रिहायशियों को हंगामी इमदाद की तकसीम शुरू कर दी है। हमारे मोबाइल बावर्ची खाने यहाँ हैं और हमारा अमला गांव में मौजूद है। हम डायलिसिस सेंटर खोलने और बीमारों को मुंतकिल करने पर काम कर रहे हैं। यहाँ ताज़ा पानी मुहैया करने वाले डैम्स के साथ मसाइल हैं और वो भी हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ जिंदगी को मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने कहा कि शाम में कुर्दों के ज़ेर कब्जा इलाकों के खिलाफ उनकी मुहिम जारी रहेगी। हम जल्द तल रफत का कब्जा हासिल करके इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ये ऑपरेशन अपना हदफ हासिल कर ले। इससे पहले तुर्की की हुकूमत ये कह चुकी है कि वो शाम के शहर मिम्बिच पर भी फौज कशी करेगी, जहां अमरीकी अफवाज मकामी शहरियों को ये यकीन दहानी देने के लिए मौजूद हैं कि उन पर फजाई बमबारी नहीं की जाएगी। हमें खुशी है कि हवाई जहाज इस इलाके को निशाना नहीं बना रहे, लेकिन इसके अलावा हम खुद को महफूज नहीं समझते। कुर्द मलेशिया अफवाज शाम और इराक में अमेरिका की सरबराही में दाइश को शिकस्त देने की कोशिशों में आगे रही है। सदर अर्दवान का कहना है कि इन मलेशिया का ताल्लुक कल अदम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK से है और उन्होंने शाम और इराक में कुर्दों की कुव्वत खत्म करने का अहद किया है। कुर्द मलेशिया YBS ने हफ्ते को ऐलान किया था कि वो तुर्की की धमकी के बावजूद शुमाली इराकी शहर संजार से नहीं निकलेंगे। तुर्क हुकूमत की जानिब से संजार में दखल अंदाजी की कई धमकियां सामने आई हैं, यहाँ तक कि इराकी हुकूमत की मदद से भी। लेकिन इराकी हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि तुर्की के साथ ऐसा कोई मुआहदा नहीं, लिहाजा हम यहाँ रहेंगे और हम एक जायज़ इराकी क़ुव्वत हैं।
क्या यूरोपीय ममालिक में एफरिन में तुर्की के कब्जे के खिलाफ मुजाहरे भी हुए हैं? तुर्की अफरीन पर काबिज है, जो वहाँ न सिर्फ एक पूरी आबादी बल्कि एक खुद मुख्तार जमहूरी निज़ाम और मशरिक़ वस्ता के दिल में वाक़े एक नौखे सेकुलर मॉडर्न सोसाइटी को मिटाने की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 1,70,000 शहरी एफरिन पर तुर्की के हमले के बाद यहाँ से भाग चुके हैं। इनमें से बहुत से तिल रफत में पनाह गुज़ी हैं, जो शाम में तुर्की का अगला निशाना है। ज़लाटिका होक के साथ सबा शाह खान, उर्दू VOA। तुर्की के सदर अर्दवान कुर्द मिलिशिया YPG को तुर्की की कौमी सलामती के लिए ख़तरा समझते हैं। उन्हें खदशा है कि ये जंगजू तुर्की में सरगर्म कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के साथ मिलकर, जिसे वहाँ दहशतगर्द तंजीम करार दिया जा चुका है, एक आज़ाद कुर्दिस्तान के लिए लड़ सकते हैं। तुर्की के अलावा इराक, शाम और ईरान में भी कुर्द बड़ी तादाद में आबाद हैं। ये दुनिया का वाहिद ऐसा नस्ली ग्रुप है, सबसे बड़ा इनफैक्ट ऐसा नस्ली गिरोह है जिसकी अपनी कोई सरजमीन नहीं, अपना कोई अलग मुल्क नहीं। इराक़ी कुर्दिस्तान में गुज़िश्ता साल आज़ादी के हक़ में भी जब रेफरेंडम हुआ तो इन मुल्कों ने उसकी सख्त मुखालिफत की थी। तो क्या कुर्दों से शाम और इराक़ के इलाकों का कंट्रोल छीनने की कोशिश में अर्दवान एक तवील जंग के लिए तैयार हो रहे हैं? इसी बारे में हम बात करेंगे वाशिंगटन में मशरिक़ वस्ता अमूर के माहिर वाइल अल ज़ियाद से। वाइल, वेलकम टू View 360. So the first question is, can Turkey actually go ahead with such a wide operation in Syria first, and then they're talking about expanding it to Iraq, and would Turkey have any regional support for this? Thank you for having me on. I think for the short term, Turkey seems to have the ability to move on with its Arab allies to Tel Rifat, which was a former town that was formerly held by the Free Syria Army until they were dislodged by the YPG. Whether they'll be able to continue further and into Iraq, I'm not sure, and I probably doubt that Turkey at the end of the day will enter Iraq in this manner, because that's a different ballgame for them there, because they'll have to face not only the Iraqi security service forces, but also the Peshmerga and the popular mobilization forces that are allied with Iran. And yeah, so I really don't think so. But in Syria, yes, I do think they have a capacity to continue forward. सो वाइल अल ज़ियाद कहते हैं कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या तुर्की के सदर अर्दवान एक वसी तर जंग शुरू कर सकते हैं, तो उनका कहना है कि अफरीन के बाद तल रफ़ात के इलाके में, जो कि शाम की हदूद में वाक़ है, वहाँ तक तो अपने मिशन को फैलाना तुर्की के लिए मुमकिन है, लेकिन उससे आगे इसको मज़ीद वसी करना ये एक बहुत मुश्किल काम होगा, और इसके लिए शायद उनको बहुत मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़े, क्योंकि इराक़ में इराक़ की अपनी मिलिट्री है और उसके अलावा कुर्द जो जंगजू हैं पेशमरगा के, उनका भी सामना होगा। सो वाइल व्हेन वी टॉक अबाउट Iraq, in terms of Iraqi Kurdistan, we saw that there was a referendum last year that the Iraqi government itself opposed heavily. Would Iraq provide any kind of help or support to Turkey to quash any kind of Kurdish plans for a separate homeland? You know, potentially, but the Iraqi government itself is also trying to control its own territory. And is not a fan of any Turkish incursions into Iraq. And in fact, this has led to a breakdown in relations in the past, particularly under the Maliki government. So I think Iraq, even though they are always concerned about Kurdish separatism, are more likely to turn to Iran. They're more likely to turn to even the United States to address that issue, but not Iraq, but not Turkey, given their fears that Turkey, once in those areas, would not leave. सो जहाँ हमने जिस तरह जिक्र भी किया कि इराक़ में पिछले साल रेफरेंडम हुआ था इराक़ी कुर्दिस्तान में, और ये कोशिश की गई थी कि उसको बाकी इराक़ से अलहदा करके एक आज़ाद सरज़मीन करार दे दिया जाए, लेकिन वाइल अल ज़ियाद कहते हैं कि तुर्की की किसी किस्म की कोशिशों की इराक़ हिमायत नहीं करेगा। इराक़ अपनी हदूद के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको ख़ुद हैंडल करना चाहता है, और अगर उसको ये लगता है कि कुर्दिस्तान का मसला जो है वो बढ़ रहा है तो वो उसके लिए ईरान या फिर अमरीका से मदद हासिल करना चाहेगा, लेकिन तुर्की से दरअंदाजी वो कबूल नहीं करेगा। What would you say? Did the US in some way sow the seeds for this war by raising a Kurd militia to fight ISIS? And President Erdogan had already several times warned and shown his disagreement about this plan. I think the short answer is yes. And we knew this when I was in the administration, and I was one of the people who opposed working with the YPG in northern Syria for these very reasons, that this would sow the seeds for likely confrontation with a NATO ally, Turkey. And that is exactly what happened.
ऑलराइट, सो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अमेरिका ने दाइश के ख़िलाफ़ कुर्द जंगजुओं को इस्तेमाल करके एक तरह से तुर्की की जानिब से इस जंग के बीज बोए, तो वाइल ज़ियात उस राय से, इस नुक्ता नज़र से मुत्तफ़िक नज़र आते हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने भी जब वो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थे तो ऐसी पॉलिसी के ख़िलाफ़ ही बात की थी। और अब आगे की जो सूरत हाल है उसके बारे में हम अपने आने वाले प्रोग्राम्स में आपको आगाह करते रहेंगे। वाइल ज़ियात, थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम एंड फॉर योर इंसाइट, वी रियली अप्रिशिएट इट। Thanks for having me. और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अहम खबरों की तफसीलात और दिलचस्प मज़ामीन के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। यही नहीं, इस वेबसाइट पर आप हमारे रेडियो के प्रोग्राम्स भी सुन सकते हैं और व्यू 360 में शामिल रिपोर्ट्स दोबारा भी देख सकते हैं। और प्रोग्राम में आगे चलकर हम आपको मिलवाएंगे अफगानिस्तान की पहली खातून जनरल से, और क्या गाड़ियों के ज़रिए फ़िज़ाई आलूदगी कम करना मुमकिन है, इसका जवाब भी शामिल होगा हमारे आज के शो में। और लेकिन उससे पहले हम देखेंगे आज का वर्ल्ड व्यू और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क्या हो रहा है। ऑलराइट, और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली खबरें हम प्रोग्राम में आगे चलकर आपके लिए पेश करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त कुछ बात करते हैं चीन और अमेरिका के ताल्लुकात की। चीन अमेरिका का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है, लेकिन इस तजारत में अमेरिका का खसारा 375 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। इसमें कमी लाने के लिए हाल ही में सदर ट्रंप ने तकरीबन 60 अरब डॉलर की चीनी मसनूआत पर महसूलात आयद करने का फैसला किया। जवाबन चीन ने 128 अमरीकी मसनूआत पर 3 अरब डॉलर तक की महसूलात का ऐलान किया है। इनमें से बेशतर अशियाए खुर्दोनोश हैं। अमरीकी किसान, जो सदर ट्रंप की वोटर बेस का एक अहम हिस्सा हैं, इन इक़दामात से अब परेशान हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रैंडी पॉस्किन रियासत इलिनॉय में सोयाबीन काश्त करते हैं। अमेरिका के इस इलाके में बाकी लोगों की तरह उन्होंने भी सन 2016 के इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था, मगर अब जब सदर ट्रंप तजारती मामलात के सिलसिले में चीन पर दबाव बढ़ा रहे हैं तो रैंडी को तशवीश है कि वो तजारती जंग में फंस जाएंगे। इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर मुझे डर है कि चीन उन महसूलात के जवाब में सोयाबीन की बरामदात, गंदम, चिकन, गोश्त और किसी भी ऐसी मसनूआत के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है जो हम उन्हें फराहम करते हैं। सदर ट्रंप ने जुमेरात को चीनी दरामदात पर 60 अरब डॉलर के महसूलात आयद करने के लिए एक मंसूबे का आगाज किया। सदर अगर इस पर अमल दरामद करते हैं तो इसका मकसद ऐसे चीनी कारोबारों को जरर पहुंचाना है जो अमरीकी टेक्नोलॉजी का नाजायज फायदा उठाते हैं। अमरीकी कारोबार एक अरसे से शिकायत करते आ रहे हैं कि चीन में कारोबार के लिए बीजिंग उन्हें मजबूर करता है कि पहले वो टेक्नोलॉजी चीनी पार्टनर्स को मुंतकिल करें। मगरबी कंपनियों को मकामी चीनी कंपनियों के साथ शराकत करनी पड़ती है और टेक्नोलॉजी उन्हें मुंतकिल करनी पड़ती है जो वो वैसे हासिल नहीं कर सकते। अभी ये वाज़ेह नहीं कि सदर ट्रंप चीन पर किस हद तक दबाव डाल सकते हैं। बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं ने पहले ही जवाबी इक़दामात उठाने की धमकी दी है। ऐसे में जब हमारे जायज हकूक और मफादात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो चीन आराम से नहीं बैठेगा। हम अपने मफादात और हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाएंगे। उनके निशाने पर ज़राअत के शोबे में सदर ट्रंप के हामी किसान हैं, खुसूसन सोयाबीन के काश्तकार। सोयाबीन की बड़ी मिकदार चीन को बरामद की जाती है, इसलिए सोयाबीन के काश्तकार चीनियों का हदफ बन सकते हैं। चीन हमारे सोयाबीन का 51% दरामद करता है, तो अमेरिका भर से सोयाबीन की बरामदात का निस्फ चीन ले जाता है। रैंडी जैसे किसान अब सदर ट्रंप के बारे में मिले जुले जज्बात रखते हैं। सदर ट्रंप कह चुके हैं कि उन्हें इन महसूलात के बारे में फैसलों के मनफी नताइज का कोई डर नहीं। वो तो कहते हैं कि तजारती जंगें अच्छी हैं और आसानी से जीती जा सकती हैं। केन फराबा के साथ नदीम याकूब, वाशिंगटन। और अब चलते हैं अफ़गानिस्तान, वहाँ पे और मिलवाते हैं आपको अफ़गानिस्तान की पहली खातून जनरल से, क्योंकि बहुत से मुल्कों की तरह अफ़गानिस्तान में भी ये राय पाई जाती है कि फ़ौज मर्दों का शोबा है और औरतें इसमें अपनी जगह नहीं बना सकती। लेकिन सच बात यह है कि ये ज़रूरी नहीं कि औरत मर्दों से बेहतर कारकर्दगी ना दिखा पाए। तो आइए मिलते हैं खातून मोहम्मद से, जो कि अफ़गानिस्तान की पहली खातून जनरल और पैराट्रूपर हैं।
اور کچھ فنی خرابی کی وجہ سے ہم اپنی اگلی سٹوری کی جانب بڑھنا چاہیں گے، جو ہے کہ آج کے ٹیکنالوجی سیگمنٹ کے بارے میں۔ گاڑیاں فضائی آلودگی کا بڑا ذریعہ ہیں، لیکن کیا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ گاڑی چلائیں اور فضا آلودہ ہونے کے بجائے صاف ہوتی جائے؟ ٹائر بنانے والی کمپنی گڈ ایئر کا کہنا ہے کہ ایسا بالکل ممکن ہے، ان کے نئے ماحول دوست ٹائرز کی مدد سے۔ مزید جانتے ہیں آج کے ٹیک سیگمنٹ میں۔ مستقبل میں گاڑیوں میں لگے نظر آئیں گے یہ شفاف ٹائرز جو کائی سے بھرے ہیں اور واقعی ماحول دوست ہیں۔ یہ ٹائرز جنہیں آکسیجن کہا گیا ہے ایسے شہروں کے لیے ہوں گے جہاں کی آبادی 1 کروڑ سے زائد ہو اور گاڑیاں 25 لاکھ ہوں، یعنی بڑے شہروں کو ماحول دوست بنانے کی کوشش۔ ان ٹائروں میں موس یا کائی بھری ہے جو ٹائر کے رم میں موجود سوراخوں کے ذریعے ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتی ہے اور اسے آکسیجن میں بدل دیتی ہے ضیائی تالیف کے عمل کے ذریعے، جس کے لیے سورج کی روشنی چاہیے، اسی لیے یہ ٹائر شفاف ہے، جبکہ ٹائر کی سطح پانی کو جذب کرتی ہے جس کی ضرورت کائی کو ہوتی ہے تاکہ وہ آکسیجن بنا سکے۔ یہ ٹائر آکسیجن پیدا کر کے آلودگی کم کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ضیائی تالیف کے عمل کے دوران پیدا ہونے والی توانائی کو استعمال کر کے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور ان میں استعمال ہونے والا ربڑ بھی پرانے ٹائروں کو استعمال کر کے بنایا گیا ہے۔ ہمیں پرانے ٹائروں کو ٹھکانے لگانے میں مشکلات کا سامنا تھا، اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی جو ایک مکمل حل ہو، کیونکہ اس سے بہت سے ماحولیاتی مسائل بھی ہیں۔ گڈ ایئر نے انہی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی تھی۔ آکسیجن نامی ان ٹائرز کو صارفین تک پہنچانے کے لیے ابھی بہت سے تجرباتی مراحل سے گزرنا ہے، لیکن گڈ ایئر ٹائرز کا کہنا ہے کہ یہ اگلے چند ماہ میں ہی صارفین کے لیے دستیاب ہوں گے۔ فائزہ الماصری کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔ یہ تھا اس ہفتے کا ٹیک سیگمنٹ۔ اب ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں افغانستان اور ملتے ہیں اس ملک کی پہلی خاتون جنرل سے۔ افغانستان کی فوج کے لیے 30 سال سے زائد عرصے کی خدمات، کمانڈو اور 600 سے زائد پیراشوٹ کی جمپس، انعامات، سرٹیفکیٹس اور میڈلز جیتنے کے باوجود انہیں جنرل کا عہدہ نہ دیا گیا، لیکن 2001 میں امریکہ کی اتحادی فوج کی جانب سے طالبان کی شکست کے بعد ایسا ممکن ہو سکا۔ کیوں؟ کیونکہ خاتون محمد زئی ایک خاتون ہیں، افغانستان میں جنرل کا عہدہ حاصل کرنے والی پہلی خاتون۔ جب میں اپنی یونیفارم میں ملبوس شہر کا چکر لگاتی ہوں تو لوگ احترام سے دیکھتے ہیں۔ کئی نوجوان مجھے کہتے ہیں کہ وہ میری طرح کمانڈو بننا چاہتے ہیں۔ میں نے کئی نوجوانوں کو فوج میں آنے کا حوصلہ دیا ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ وہ مجھے اور میرے پیشے سے محبت کرتے ہیں۔ افغانستان میں خواتین کا فوج میں شمولیت حاصل کرنا آسان فیصلہ نہیں، کیونکہ انہیں اپنے خاندانوں اور مرد ساتھیوں کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہوتا ہے۔ انہیں کم ترقی، مواقع، ٹریننگ اور تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، لیکن کابل کے مارشل فہیم ملٹری اکیڈمی کی 103 خواتین کیڈٹس جنگ سے تباہ حال اپنے ملک میں دقیانوسی معاشرتی ذہنیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ شروع ہی سے میرا مقصد جنرل خاتون کے عہدے تک پہنچنا ہے، مگر اس سے بھی آگے، اور میں اپنے ملک کا تحفظ سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتی ہوں۔ مرد اور خواتین اس سینٹر میں علیحدہ تربیت حاصل کرتے ہیں، لیکن حکام کا کہنا ہے کہ ان کی ٹریننگ ایک جیسی ہے۔ دونوں کو فزیکل ایجوکیشن، ہتھیار چلانے، داؤ پیچ لگانے اور میڈیکل کیئر کی ٹریننگ حاصل کرنا ہوتی ہے۔ جنرل خاتون ملک میں خواتین کے لیے مواقع پیدا کرنے پر زور دیتی ہیں۔ یہ میری تعلیم اور سخت محنت تھی جس نے دنیا بھر میں مجھے افغانستان کے جھنڈے کی نمائندگی کرنے کے قابل بنایا۔ میں اپنے بھائیوں اور بیٹوں سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنی بیٹیوں کی تعلیم پر زور دیں۔ محکمہ دفاع کے مطابق 1700 خواتین افغان نیشنل اکیڈمی کا حصہ ہیں، جو کل کا صرف 1% ہیں۔ وردہ خلیل، اردو VOA۔ اور اب آئیے دیکھتے ہیں آج کا ورلڈ ویو اور جانتے ہیں کہ دنیا کے مختلف حصوں میں پچھلے کچھ گھنٹے کے دوران کیا ہوا۔ روس کے مطابق وہ دنیا کے مختلف ممالک سے اپنے سفارتکاروں کی بے دخلی پر مناسب وقت آنے پر جواب دے گا، جبکہ کرملن نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس صدر ولادیمیر پوٹن اور امریکی صدر ٹرمپ کی ملاقات کے لیے اب بھی تیار ہے۔ شامی سرکاری میڈیا کے مطابق شامی فوج عسکریت پسندوں کے زیر قبضہ آخری علاقے دوما میں کارروائی کے لیے بڑے زمینی آپریشن کی تیاری کر رہی ہے۔ گزشتہ چند روز میں ہزاروں لوگ غوطہ سے محفوظ مقامات منتقل ہو چکے ہیں، جبکہ شہریوں کی بڑی تعداد اب بھی جیش اسلام کے زیر انتظام علاقے دوما میں محصور ہے۔
म्यांमार में ऑन सान सूची के वफादार विन मिंट को म्यांमार का नया सदर मुंतखब कर लिया गया है। विन मिंट को फौज के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के मुकाबले में 2 गुना यानी 403 वोट्स हासिल हुए। फ्रांस में गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले दहशतगर्दी के हमले में हलाक होने वाले पुलिस एहलकार की सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूम अदा की जा रही हैं। इस पुलिस एहलकार ने वाक़े के दौरान एक मग़वी की रिहाई के बदले रज़ाकाराना तौर पर खुद को हमला आवर के हवाले कर दिया था। सरहदें अपनी जगह, लेकिन इनकी बंदिश भी फैशन की परवाज़ को रोक नहीं सकती। अब प्लाजोज़ को ही ले लीजिए। पाकिस्तान में मकबूल होने वाली प्लाजो पैंट्स भारत में भी अब बहुत शौक से पहनी जा रही हैं। वजह जानने की कोशिश की है दिल्ली में हमारी साथी रितुल जोशी ने। कुछ तो बात है इस लिबास में कि भारत में हर फैशन पसंद खातून इस पर यूं फिदा है। तकरीबन 3 साल पहले तक यहाँ बहुत कम लोग इन ढीले ढाले प्लाजो से वाकिफ थे। जाने पहचाने फिल्म मेकर और फैशन डिजाइनर मुजफ्फर अली कहते हैं कि प्लाजोस तो एक खालिस हिंदुस्तानी लिबास है। शुरू से ये राइज है, ये जो चौड़ा पैजामा है लखनऊ में, अवध में हमेशा से इसको इस्तेमाल किया जाता है। मर्द भी पहनते थे, औरतें भी पहनती। उसको इज़ार कहते थे और वो भी बहुत ही स्टाइलिश, ट्रेंडी, लेसेस, गोटा, कढ़ाई उससे बनता था। मुजफ्फर की फिल्म उमराव जान में भी जब यंग रेखा है तो वो चौड़ा पैजामा पहनती है। भारत में प्लाजोस की तारीख भले ही पुरानी हो, लेकिन कुर्ते के साथ पहनने के लिए यहाँ खवातीन की पसंद चूड़ीदार पजामे या सलवार ही रहे, जब तक सरहद पार से प्लाजोस ने दस्तक नहीं दी। भारतीय लड़कियों और खवातीन का प्लाजो से पहला बड़ा तारुफ 2014 में हुआ, जब एक प्राइवेट टीवी चैनल ने पाकिस्तानी सीरियल्स दिखाने शुरू किए। 2016 में इन सीरियल्स को दोनों देशों के बीच खराब रिश्तों का वास्ता देकर ऑफ एयर कर दिया गया, लेकिन तब तक तो ये प्लाजोस भारतीय लड़कियों के दिल और अलमारी दोनों में जगह बना चुके थे। पाकिस्तान से ये सीरियल आए और क्योंकि वो इतने पॉपुलर हुए और लड़कियां भी खूबसूरत अच्छे अच्छे कपड़े पहने, तो जाहिर है सब चाहते हैं कि हम भी इसको पहने। इंस्पिरेशन भले ही सरहद पार से आई, लेकिन अब प्लाजोस पूरी तरह से भारतीय रंग में रंग चुके हैं। नए और यंग डिजाइनर्स इन पर तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं। Be it a short kurti, be it a long kurti, I love to pair them with plazos, heavy plazos, printed plazos. I try to put in all kind of plazos. They can go with top, with kurtis and with a suit also. ऑफिस गोइंग लेडीज भी मुझसे ये चीज़ मांग रही हैं, जो हमारे पास हर कलर में, हर प्रिंट में, चाहे आप गुजराती प्रिंट ले लो या बंधेज में ले लो। फैशन की फिजा का क्या है, जाने कब बदल जाए, लेकिन भारत में फिलहाल इसका रुख इस स्टाइलिश और आरामदेह लिबास की तरफ ही है। रितुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली। और आज के टेक सेगमेंट में हमने आपको माहौल दोस्त टायर तो दिखाए, लेकिन सड़क पर भी एक्सीडेंट से बचने के लिए सिर्फ टायर ही नहीं, किस्मत भी अच्छी होनी चाहिए। अमरीकी रियासत यूटा में एक पुलिस एहलकार सड़क पर बर्फ़ में फंसी एक गाड़ी की मदद करने जा रहा था कि पीछे से एक और गाड़ी आई और फिर वो हुआ जो आपने अभी देखा। इंसान हवा में उड़ने लगा, लेकिन फिर भी जान बच गई। अब पुलिस वाला अपनी खुशकिस्मती पर नाज कर रहा है। उसका कहना है कि जिस औरत ने उसे टक्कर मारी उसे बुरा भला ना कहें, क्योंकि इस एक्सीडेंट ने उसे ज़िंदगी भर के लिए सबक सिखा दिया है कि गाड़ी कितनी एहतियात से चलाई जानी चाहिए। तो आप भी एहतियात कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। व्यू 360 में कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।